एक लड़का जिसने कभी वोट नहीं डाला था, अपने लिए वोट करने से पहले, जिसके पास कोई पार्टी नहीं थी, कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई बड़े नेता का हाथ नहीं था, बस एक माइक था और एक शहर जो दशकों से टूट चुका था, काठमांडू, नेपाल की राजधानी। वो शहर जहां सड़कें गड्ढों से भरी थीं, जहां कूड़े के ढेर रात को और बड़े हो जाते थे, जहां भ्रष्टाचार इतना पुराना था कि लोगों ने उसे जीवन का हिस्सा मान लिया था। और उसी शहर में एक लड़का था जो रैप करता था, जो छतों पर खड़े होकर उस दर्द को बयान करता था जो नेपाल के हर नौजवान के सीने में था। उसका नाम था बालेंद्र शाह, बालेन। 2022 में वो इसी टूटे हुए शहर का मेयर बना, पहला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पहला रैपर। और 2026 में वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बना, दुनिया का सबसे कम उम्र का सर्विंग स्टेट लीडर, सिर्फ 36 साल की उम्र में। ये कहानी है उस इंसान की जिसने माइक से शुरुआत की और देश बदल दिया। ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए है जो मानते हैं कि सिस्टम नहीं बदलता, बालेन शाह ने साबित किया बदलता है। 27 अप्रैल 1990, काठमांडू का नारादेवी इलाका। एक घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। राम नारायण शाह, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के घर में सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया बालेंद्र। परिवार ओरिजिनली महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट से था, नेपाल के सदर्न प्लेन्स का इलाका, भारत की सीमा के बेहद करीब, जहां मैथिली बोली जाती है, जहां जिंदगी सीधी सादी होती है। लेकिन बालेन का बचपन काठमांडू में बीता और उनकी आंखों ने शहर की हर समस्या को करीब से देखा। टूटी सड़कें, बेतरतीब ट्रैफिक, कूड़े से भरी गलियां और एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म कर रहा था। उनके पिता गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम करते थे। ना कोई बड़ी दौलत, ना पॉलिटिकल कनेक्शंस, बस ईमानदारी और यह उम्मीद कि उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा। बालन पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर इंडिया गए, कर्नाटका, जहां उन्होंने विश्वेश्वराया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। सब कुछ तय लग रहा था, एक स्टेबल करियर, एक इंजीनियर की जिंदगी। लेकिन उनके अंदर एक और आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो चुप नहीं रह सकती थी। जब वो काठमांडू की गलियों से गुजरते, जब करप्शन की खबरें सुनते, जब आम लोगों की तकलीफ देखते, तो उनके अंदर कुछ उबलता था और वही गुस्सा रैप बनकर बाहर आया। 2012 उनका पहला रैप सॉन्ग आया, स्ट्रीट चाइल्ड। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उन बच्चों की आवाज थी जो काठमांडू की सड़कों पर बड़े हुए थे, जो गरीबी जानते थे, जो टूटा हुआ सिस्टम जानते थे। 2013 में बालन पहुंचे रॉबार्स में, नेपाल की अंडरग्राउंड रैप बैटल सीरीज। यहीं से नेपाल का हिप हॉप कल्चर एक्सप्लोर हुआ। लेकिन बालन बाकी रैपर्स जैसे नहीं थे। उनके लिरिक्स में पॉलिटिक्स थी, सिस्टम के खिलाफ सवाल थे और सबसे बड़ी बात, डर नहीं था। नेपाल के युवाओं ने पहली बार किसी रैपर में खुद को देखा। लेकिन उस समय तक बालन सिर्फ एक आर्टिस्ट थे, नेता बनना अभी बहुत दूर था। 2020 कोविड लॉकडाउन, दुनिया रुक चुकी थी, सड़कें खाली थीं, लोग घरों में बंद थे और बालन शाह अपने कमरे में बैठे काठमांडू को देख रहे थे। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, हर तरफ क्योस था और एक सवाल बार बार उनके दिमाग में आ रहा था, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। असल में 2017 में भी उन्होंने मेयर इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन तब वो रुक गए। उन्हें लगा अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन 2020 के बाद कुछ बदल चुका था। 17 दिसंबर 2021, एक फेसबुक पोस्ट, बस इतनी सी चीज ने नेपाल की राजनीति हिला दी। बालन ने अनाउंस किया कि वो काठमांडू मेयर इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं, बस वो और जनता। नेपाल के पॉलिटिकल सर्कल्स में मजाक शुरू हो गया, एक रैपर मेयर बनेगा, इम्पॉसिबल। लेकिन बालन ने किसी की नहीं सुनी। उनका कैंपेन बाकी सभी कैंडिडेट से अलग था। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के पास बड़े स्टेजेस थे, एक्सपेंसिव बैनर्स थे, पेड क्राउड्स थे। बालन के पास था एक लॉरो, लकड़ी की छड़ी, डार्क सनग्लासेस और काठमांडू की गलियों में पैदल चलने की आदत। वो दुकानदारों से बात करते, स्ट्रीट वेंडर्स से मिलते, स्टूडेंट्स के साथ बैठते
उनकी रैलीज पॉलिटिकल रैलीज जैसी नहीं लगती थी। वहां हिप हॉप परफॉर्मेंसेज होती थी, स्ट्रीट थिएटर होता था, एनर्जी होती थी और सबसे बड़ी ताकत थी यंग वॉलंटियर्स। पहली बार वोट देने वाले लड़के लड़कियां उनके कैंपेन की बैकबोन बन गए। सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा वेपन था। फेसबुक लाइव, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब क्लिप्स, हर जगह सिर्फ एक नाम दिखाई दे रहा था, बैलन। लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी नहीं थी। जो चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती थी वो थी क्लैरिटी। वो वेग प्रोमिसेस नहीं देते थे, वो डिटेल्ड प्लान्स की बात करते थे। वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक रिफॉर्म, अर्बन प्लानिंग, करप्शन कंट्रोल। वो पॉलिटिशियन की तरह नहीं, इंजीनियर की तरह बोलते थे और लोगों को पहली बार लगा ये आदमी सिर्फ बोल नहीं रहा, इसे पता है क्या करना है। 26 मई 2022, इलेक्शन रिजल्ट का दिन। पूरा काठमांडू रिजल्ट्स देख रहा था और फिर नंबर्स आने लगे। बालेन शाह 61,767 वोट्स। बाकी बड़े पार्टी कैंडिडेट्स बहुत पीछे रह गए। 23,000 से ज्यादा वोट्स का अंतर। नेपाल की राजनीति में अर्थक्वेक आ चुका था। पहली बार काठमांडू में कोई इंडिपेंडेंट मेयर बना था और पहली बार दुनिया में एक रैपर किसी कैपिटल सिटी का मेयर बना था। 2023 में टाइम मैगजीन ने बालन शाह को अपनी टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया। दुनिया अब काठमांडू के इस रैपर को नोटिस कर रही थी। नेपाल बदल रहा था और उसके केंद्र में था एक आदमी जिसने सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को चुनौती दी। 30 मई 2022 बेलेन शाह ने मेयर की शपथ ली और उसी दिन से काठमांडू बदलना शुरू हुआ। सबसे पहले गार्बेज क्राइसिस पर एक्शन हुआ। हफ्तों से रुका वेस्ट कलेक्शन दोबारा शुरू हुआ। प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। रेजिडेंट्स कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सिटी ऑफिस में कोई जाग चुका है। फिर आया ट्रांसपेरेंसी रेवोल्यूशन। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी की मीटिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगी। अब डिसीजंस बंद कमरों में नहीं होते थे, डिजिटल सिस्टम्स शुरू हुए। ऑनलाइन परमिट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, ब्राइब कल्चर धीरे धीरे टूटने लगा। फुटपाथ्स एक्सेसिबल बनने लगे। पब्लिक स्कूल्स पर फोकस बढ़ा। टैक्स चोरी करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर एक्शन हुआ। लेकिन फिर आया डोजर कैंपेन। इलीगल बिल्डिंग्स गिराई जाने लगी। पब्लिक लैंड खाली कराई गई। हिस्टोरिक टुकुचा रिवर को दोबारा बाहर निकाला गया। नेपाल ने पहली बार देखा कि पावरफुल लोगों पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी भी बढ़ी। स्ट्रीट वेंडर्स हटाए गए। छोटे दुकानदारों की रोजी प्रभावित हुई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सवाल उठाए। लोगों ने पूछा, क्या बदलाव की कीमत गरीब लोग देंगे? फिर आया बॉलीवुड कंट्रोवर्सी। अधिपुरुष फिल्म के बाद काठमांडू में हिंदी फिल्म्स बैन करने की कोशिश हुई। पूरा देश बहस में बढ़ गया। कुछ दिन बाद बैन हटाना पड़ा। फिर ग्रेटर नेपाल मैप कंट्रोवर्सी हुई। इंडिया और नेपाल के बीच टेंशन बढ़ी। 2024 में म्युनिसिपल कर्मचारियों को सैलरी डिले हुई। बैलन के अग्रेसिव फेसबुक पोस्ट्स वायरल हुए। केपी शर्मा ओली ने उन्हें पब्लिकली रेकलेस बॉय कहा। लेकिन इंटरनेट पर युवा अब भी बैलन के साथ थे। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह पुरानी और नई नेपाल के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ डिकेड्स पुराना पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरी तरफ एक रैपर मेयर जो रूल्स बदलना चाहता था। सब परफेक्ट नहीं था, लेकिन काठमांडू में कुछ सचमुच बदल रहा था। 2024 के अंत तक एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। बालन शाह अब केवल काठमांडू के मेयर नहीं रह गए थे, वह एक आंदोलन बन चुके थे। नेपाल का युवा वर्ग पहली बार राजनीति को उबाऊ नहीं समझ रहा था। विश्वविद्यालयों में, चाय की दुकानों पर, टिकटॉक वीडियो में, हर जगह एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या बालन राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे? पुराने राजनेताओं ने प्रारंभ में इस रुझान को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा यह मात्र सोशल मीडिया की लोकप्रियता है, एक अस्थायी लहर। परंतु जमीनी हकीकत भिन्न थी। नेपाल के लोग थक चुके थे बार बार बदलती सरकारों से, गठबंधन की राजनीति से, भ्रष्टाचार के घोटालों से और सबसे अधिक खोखले दावों से। देश के हजारों युवा प्रतिवर्ष नेपाल छोड़ रहे थे। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, कोई कोरिया, कोई खाड़ी देश। नेपाल का युवा
अपने ही देश में भविष्य नहीं देख पा रहा था। और तभी बालेन के भाषणों का रुख बदलने लगा। अब वह केवल काठमांडू की बात नहीं करते थे, अब वह संपूर्ण नेपाल की बात करते थे। रोजगार, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा सुधार, डिजिटल शासन और सबसे बड़ा मुद्दा युवा पलायन। उन्होंने कहा, यदि देश की सबसे प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी बाहर चली जाएगी तो नेपाल का निर्माण कौन करेगा? यह पंक्ति अत्यंत लोकप्रिय वायरल हो गई। उनकी जनसभाएं अब काठमांडू तक सीमित नहीं थी। पोखरा, विराटनगर, बुटवल, धरान, हर शहर में जनसैलाब उमड़ने लगा। और सबसे रोचक बात, उनकी जनसभा में आने वाले लोग पारंपरिक राजनीतिक दर्शकों जैसे नहीं थे। उनकी सभाओं में विद्यार्थी थे, युवा उद्यमी थे, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता थे, और वे मध्यम वर्गीय लोग जो वर्षों से राजनीति से निराश हो चुके थे। 2025 आते आते नेपाल के पारंपरिक दल दबाव का अनुभव करने लगे, क्योंकि पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर, राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर चुनौती बन रहा था। संचार माध्यमों, मीडिया में बहस छिड़ गई। क्या नेपाल एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री चुन सकता है? क्या सोशल मीडिया की राजनीति वास्तविक राजनीति को परास्त कर सकती? क्या एक रैपर देश चला सकता है? परंतु बालेन के समर्थकों के लिए यह प्रश्न कभी रैप का था ही नहीं, यह प्रश्न विश्वास का था। उन्हें लगता था, कम से कम यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, और कदाचित यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। 2026 नेपाल चुनाव के माहौल में था। राजनीतिक गठबंधन टूट रहे थे, नए गठबंधन बन रहे थे, देश अनिश्चितता की स्थिति में था। परंतु एक चीज स्थिर थी, बालेन शाह की लोकप्रियता। उन्होंने पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार नहीं किया, न बड़ी बड़ी जनसभाएं की, न हेलीकॉप्टर से यात्राएं की, न करोड़ों का विज्ञापन किया। उनका प्रचार सरल था, सीधा था, डिजिटल था और अत्यंत ईमानदारी से भरा था। उन्होंने कहा, मैं किसी चमत्कार का दावा नहीं करूंगा, परंतु मैं चोरी नहीं करूंगा। नेपाल के लिए यह वाक्य बिल्कुल नया था, बहुत नया। चुनाव का दिन आया और पूरे देश की दृष्टि परिणामों पर टिकी थी। जब मतों की गिनती प्रारंभ हुई तो शुरुआत में पारंपरिक दल आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों के मत आने लगे, परिदृश्य बदलने लगा। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, युवा बहुल जिले, हर स्थान पर बालेन की लहर दिखाई देने लगी। और फिर इतिहास रच दिया गया। बालेंद्र शाह, नेपाल के नए प्रधानमंत्री, 36 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे युवा सेवारत राष्ट्राध्यक्षों में से एक रैपर, एक अभियंता, इंजीनियर, एक स्वतंत्र महापौर, अब पूरे देश का नेता था। काठमांडू की सड़कों पर उत्सव प्रारंभ हो गया। लोग नृत्य कर रहे थे, वाहनों पर नेपाल के ध्वज लहरा रहे थे और सोशल मीडिया पर केवल एक ही पंक्ति छाई हुई थी, व्यवस्था, सिस्टम बदल सकती है, परंतु विजय के पश्चात सबसे कठिन भाग प्रारंभ हुआ। बालेन शाह परफेक्ट नहीं है, उनसे त्रुटियां हुई, विवाद हुए, कई निर्णयों की आलोचना हुई, परंतु कदाचित उनकी कहानी पूर्णता की नहीं है, उनकी कहानी संभावनाओं की है। एक ऐसे देश में जहां राजनीति सदैव पारिवारिक नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, वहां एक स्वतंत्र उम्मीदवार का उभरना अपने आप में एक क्रांति थी।